वेलकम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हो आप? ओके, होप सो यू विल बी फाइन। नाउ दिस इज आवर क्लास 10 साइंस चैप्टर 12। हमारा चैप्टर 12 चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी थर्ड क्लास है। उम्मीद करेंगे कि आपकी भी थर्ड क्लास हो, यानी कि आपकी पहली ना हो। अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास है तो फिर आपको पिछले वीडियोस देखना पड़ेगा, उससे कुछ समझना पड़ेगा और कुछ रिट्रीव करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर स्टैंड कर सकें, कुछ समझ में आए अपनों को। ठीक है ना? और कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली आई एम विद यू ऑल्सो। नाउ अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। कौन से फैक्टर हैं जिस पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना? उसमें सबसे पहले आएगा ऑन लेंथ ऑफ मटेरियल। ऑन लेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि किसी मटेरियल की यानी कंडक्टर की कितनी लेंथ है, इस पर डिपेंड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है? ऑन द लेंथ ऑफ द मटेरियल। सेकंड, ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। Okay, now third one is on temperature of material and on the nature of material and on the nature of material। ये चार फैक्टर्स हैं जिस पर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, उसका टेम्परेचर, उस वक्त टेम्परेचर कितना है और वो नेचर किस टाइप का है उस मटेरियल का। ठीक है ना? इस पर डिपेंड करता है। नाउ रेजिस्टेंस ऑन डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ मटेरियल हियर। अब हम थोड़ा सा जो है हम डेरिवेशन स्टाइल करेंगे। आर दैट इट मीन्स रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द एल लेंथ। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a दैट इट मीन्स एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा। मैंने क्या कहा था? डिपेंड करेगा। और वो डिपेंड कैसा करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा? तो कैसा करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा, यानी कि 1/a। इट मींस लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, बट जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। सो दैट इज द रिलेशन। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/a। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। बाय कंबाइन करते हुए दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन ए। यहां पर करते हैं हम आगे का पार्ट। ये जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है। सॉरी, ये प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है। अब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट बनेगा। यहां पर होगा आर। ये प्रोपोर्शनलिटी जो है इसको हटाते ही हमारे पास दो चीजें आती है। एक तो आता है इक्वल टू साइन और एक आता है कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कांस्टेंट कहां पर कौन सा यूज किया जा रहा है, किस टॉपिक पर कौन सा कांस्टेंट आएगा। देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ द कांस्टेंट, इट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स। Okay, so here R
दिस वन L अपॉन A। ध्यान से देखिएगा, ये सिंबल बनकर आ रहा है इस तरीके से। इस सिंबल पर खास ध्यान दीजिएगा, सिंबल बिल्कुल वैसे ही बनाना है अपने को। दैट उसके बाद R इक्वल टू, इसको हम कहेंगे रो, रो L अपॉन A। सो दैट इज R। अनदर वन रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया। ओके, हियर रो इज, इट इज कॉल्ड रो, it is the constant of proportionality। ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। थोड़ा सा जो फर्स्ट वीडियोस हैं उसमें वो थोड़ी सी जो है वो लॉन्ग हुई थी, बट वो लॉन्ग हुई थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनों को नहीं समझ में आएगी। अगर आपको उसमें जो थोड़ा वो अगर आपको हैवी लगती है तो आप उसको दो पार्ट्स में देख लीजिएगा, दो पार्ट्स में समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा, जिसको हम रो कहेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, और भी क्या कहते हैं, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी, and it is also called resistivity, ठीक है ना। so that is the रो। resistivity अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग हो सकती है रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जांपल, जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी, यानी कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा, द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दे बोथ आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ही करंट ज़्यादा होगा, जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ही करंट ज़्यादा होगा, वो पर्टिकुलर मटेरियल उतना ही कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा। ओके, सो हियर इज रेजिस्टिविटी। इसका जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, ओम मीटर, यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। अब इससे पता लग जाता है कि रेजिस्टेंस कहाँ यूज होता है और रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस तो केवल एक प्रॉपर्टी है रजिस्टर की, जब वही प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंडक्टर से रिलेटेड हो जाती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना रेजिस्टेंस है, सो दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी शोज दैट इन पर्टिकुलर एरिया हाउ मच रेजिस्टेंस इज देयर, सो दैट इज द रेजिस्टिविटी। सो ओम मीटर रहेगा, इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। ओके, नाउ दैट इज द सिंपल टॉपिक। इसको उतार लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको फिट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो है फैक्टर इसको डेरिवेट हो रहा है, इस तरीके से रेजिस्टिविटी आ रही है। नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले चुके हैं। ओवरव्यू लेते हैं, अभी भी हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम जो एक वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मैंने आपको एक जो है वो पाइप पेन लेकर बताया था, उसके दो पॉइंट्स बताए थे। दो पॉइंट्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, किस तरीके से चार्ज मूव करेंगे, और उसको हम वर्क डन कहेंगे। तो फिर भी हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारा इस तरीके से इस पूरे को समझने के जो हमारा समरी बना पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या बना? द डिफरेंस, potential difference, a difference due to electric pressure in 2 points of conductor। दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट में से हमने आपको बताया था यहाँ पर दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में एक 5 वोल्ट है, एक 2 वोल्ट है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज, अब ये पूरा क्या हो गया? प्रेशर हो गया। सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज,
पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा इन द 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। हमने ये भी पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस W इक्वल टू V इक्वल टू W अपॉन Q। एक पर्टिकुलर चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने में कितना वर्क डन यूज किया गया है। एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए कितना वर्क डन यूज किया गया है, वो हमारा जो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम कहेंगे वोल्टेज भी कहते हैं या फिर वोल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन की यूनिट क्या हो जाएगी जूल, और चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी गुलाम, गुलाम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू जूल गुलाम इज रेज टू -1। ओके, कैसे? क्योंकि गुलाम की जो पावर होगी वो क्या होगी 1 होगी। तो ये नीचे है, अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो हम ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो पाई का होगा और यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो मल्टीप्लाई का होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि कुछ बुक्स में पर्टिकुलर वोल्टेज कोई भी दे रखी है और उसकी यूनिट को जो हम जूल के अंदर लेते हैं, जूल गुलाम में, तो उसको इस तरीके से यूनिट दे रखी है, और कुछ बुक्स के लास्ट में इस तरीके से दे बोथ आर सेम, ये बिल्कुल दोनों सेम है, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि एज ए सजेशन मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इसको ऐसे लिखिएगा। आप इसको ऐसे लिखेंगे ना तो बिल्कुल बाइफरेट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग साफ दिखेगा। इसके अंदर अपन को ये नहीं लिखना होगा, बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज क्लियर कर दी। तो एक छोटा सा ये ओवरव्यू था पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो हम ओवरव्यू भी देते रहेंगे ताकि क्या हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। जैसे जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था हमारा, तो वो भी आपको क्या है कि अगर आपने वीडियोस देखी हैं और आपने उस चीज़ को समझा है तो आपको कुछ ओवरव्यूज जो है वो समझ में आ जाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ थी, ये चीज़ बताई गई थी, ऐसे ही होता है, हमने पढ़ा था उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं, हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट करने से कि बिल्कुल छोटे न्यूमेरिकल लेते हैं और एग्जांपल्स ले लेते हैं, उससे क्या होगा एक थोड़ा सा माइंड सेट हो जाएगा। अच्छा, इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पार्ट ले लेते हैं और आप अपनी बुक तो आपके सामने है ही, बुक को आप ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर अभी बुक नहीं है इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने कॉपी पे लिख रखा है। यहाँ पर पेज नंबर है ये 200, पेज नंबर 200 पर इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। और एक हम अभी करते हैं एग्जांपल 12.1 हम कर चुके हैं, वीडियोस में हमने 12.1 का एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया था। तो हम एक बार 12.2 न्यूमेरिकल करके और फिर इमीडिएटली हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करने के बाद एक बार ओवरव्यू ले लेंगे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं, किताब के अंदर, बुक के अंदर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, जो वो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या अब तक हमने पढ़ा तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक बार हम 12.2 एग्जांपल देखिए। हाउ मच वर्क इज डन, क्वेश्चन दे रखा है उसमें, हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। हाउ मच वर्क इज डन, सो दैट इट मींस 12.2 के अंदर वर्क डन अपना को फाइंड करना है। चार्ज अपना को दे रखा है 2 कूलम, ओके, 2 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है 12 वोल्ट। ओके, वर्क डन अपने को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, थोड़ा ये कोबरा सांप जैसा जो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये अपना वर्क डन हो गया और चार्ज हो गया, चार्ज अपना 2 कूलम चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम
क्यों जानते हैं? क्योंकि हमने पढ़ रखा है। हमने क्यों पढ़ रखा है? क्योंकि हमने बुक ओपन करने की कोशिश करी, वीडियोस देखने की कोशिश करी, उसको ध्यान रखने की कोशिश करी, इसलिए हमने पढ़ रखा है। वी नो दैट वर्क डन को फाइंड करने या इनमें रिलेशन क्या है, हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका मतलब इट मींस V इक्वल टू क्या हो जाता है? W अपॉन Q। अपनों को फाइंड क्या करना है? W फाइंड करना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? V Q। इसका मतलब वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? V वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। सो हियर इज 12 वोल्ट। चार्ज इज गिवन, यहाँ Q है, ये क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? Q होता है। ये गिवन है 2 कूलम मल्टीप्लाई बाय 2। सो द वर्क डन इज इक्वल टू द 24। क्या चीज? वर्क डन का जो यूनिट होगी वो होगी जूल। तो बिना यूनिट के तो भाई मत रहना, ध्यान रखना। फिजिक्स में यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन होने के बाद भी यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। वहाँ पर पूरा क्वेश्चन होने के बाद भी मिस्टेक होने के चांसेस है। तो ये यूनिट के अकेले से हाफ नंबर हट जाएंगे, अगर आपकी यूनिट नहीं होगी तो हाफ नंबर विल बी डिडक्ट। ओके, सो सेपरेटली हाफ नंबर, केवल आधा नंबर जो है वो यूनिट का बना हुआ है। सो दैट इज द सिंपली क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने 12.1 भी किया था, ये 12.2 किया है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने से क्या हो जाता है? एक सेट हो जाता है हमारा दिमाग। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से हम फार्मूले लगाएंगे, उसकी यूनिट्स कैसे रखेंगे, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा और फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे पेज नंबर 200 पर एक बार हम देख लेते हैं। पेज नंबर 200 पर हमने लिखा है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने आपको बता रखा है। उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिखो, उसका एक एग्जांपल दो, डायग्राम बनाओ। इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, उसके अंदर उस सर्किट में क्या क्या आपने सिंबल्स रखे, क्या क्या कंपोनेंट रखे हैं छोटे छोटे, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, सेल हो गया, बैटरी रख सकते हो आप, और क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया। तो ये चीज़ें जो है आप इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर रखो। तो ये अपना क्वेश्चन जो है मतलब हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करो। पेज 200 क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। करंट क्या होता है? हमने ये पढ़ा था कि करंट I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि करंट I इक्वल टू Q अपॉन T। तो अब यही पूछ रहे करंट क्या होता है? करंट क्या हो जाता है? when a specific coulomb of charge is moving from one place to another place in particular area in unit time। मतलब जितना चार्ज फ्लो हो रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज करंट। बस वो करंट हो गया। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेकंड में, एक सेकंड के अंदर एक कूलम चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, जो एक यूनिट ऑफ द कूलम चार्ज, देन दैट इज द 1 एम्पियर करंट, दैट इज रिलेटेड टू द 1 एम्पियर करंट। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको फॉर्म में भी लिख सकते हो और दोनों फॉर्म में भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ, आपको ये दिखाना जरूरी है, सिर्फ एक स्टेटमेंट 3 लाइनें नहीं चाहिए। थोड़ा सा ये दिखाओगे तो एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि हाँ इस पर्सन को, इस बच्चे को आता है, ठीक है ना। तो वो 3 लाइनें जो है वो रटी रटाई नहीं है। तो हमने उसको समझा दिया कि I इक्वल टू Q अपॉन T। ओके, अब जो है थर्ड क्वेश्चन जो है कैलकुलेट द, इसी के अंदर पेज नंबर 200 पर थर्ड क्वेश्चन जो है आप उसको देखिएगा।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं भाई। 1 कूलम चार्ज में मैंने आपको लिखवाया था 6.24 × 10⁻⁻⁻, सॉरी 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं अपने वो 1 कूलम चार्ज के अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन भी आपको मैं फर्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलकुलेशन बता चुका हूँ, आप उसको देखिएगा। सेम टू सेम उसमें कैलकुलेशन है। कैसे कैलकुलेशन है, Q = N करके, Q = N करके इस तरीके से कैलकुलेशन दे रखी है। आपने उसमें क्या रखा, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज रखा और ये N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना। उसको रखने से हमारे पास क्या आ जाएगा 6.24 × 10⁻18 आंसर आ जाएगा। हमने कर रखा है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपके जो लिंक के अंदर एक PDF डाल दी जाएगी एज ए नोट्स, जो है PDF नोट्स जो है वो लिंक, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के अंदर या फिर अगली कुछ वीडियोस के अंदर आपको प्रिपेयर होकर डाल दी जाएगी। आप उसको क्लिक करके तो PDF बोर्ड में जो है आप PDF फॉर्म के अंदर सॉफ्ट कॉपी देख सकते हो, ठीक है ना। और ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पर कुछ भी नहीं होने वाला, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से होएगा, ठीक है ना। बस मेहनत करते रहो, प्रॉपरली अटेंड करते रहो, अपने ये जो वीडियोस को है उसको सुनते रहो, मूड बनाओ उसको सुनने की, उसको समझने की और उसको ग्रहण करने की। जब मूड बनाओगे तो सब काम होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हम करते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियोस में कुछ और टॉपिक्स लेकर चलते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू।